तो दिख रहा है ना? हाँ, यस सर। यस सर। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। तो जैसे कि मैंने कहा, हम लिबरलिज्म पे बात कर रहे हैं और उसके लिए कुछ फोटो वगैरह मैंने कलेक्ट किया है, वो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। और लिबरलिज्म में मैंने कहा कि हम सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे लिबरलिज्म के अकॉर्डिंग। दो ही तरह के आंसर हैं, एक का बेस है इक्वलिटी, एक का बेस है लिबर्टी। तो जितने भी कॉन्टेम्प्ररी डिबेट्स हैं, अगर हम उनका आंसर लिबरलिज्म की तरह से देंगे तो क्या उसका आंसर होगा, जिसकी हिंदी मैंने बताया उदारवाद। तो मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर आऊं तो पहले उससे पहले बता देता हूं लिबरलिज्म क्या है, फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे भी आएंगे। तो लिबरलिज्म है क्या, अगर मुझे एक लाइन में लिखना हो ताकि आप आगे से बोल पाएं। जो मैं बोल रहा हूं वो शॉर्टेस्ट है, बट आपको जरूरत पड़ सकती है उसको एक्सप्लेन करने की। तो आप लिख लीजिए, पहले तो लिखिए व्हाट इज लिबरलिज्म। व्हाट इज लिबरलिज्म, क्या है लिबरलिज्म? तो लिख लीजिए आइडियोलॉजी which accepts liberty as a supreme value is a liberalism. सर एक बार और रिपीट कर देंगे? मैं बता रहा हूं कि लिबरलिज्म क्या है। तो मैंने बताया कि लिबरलिज्म दो वर्ड्स हैं, जाहिर सी बात है इसमें मैं लैटिन वर्ड वगैरह में नहीं जा रहा, मैं इंग्लिश के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। इसको और भी कई तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसी और दिन किसी और तरीके से। तो लिबरलिज्म, जैसा कि हम अगर वर्ड पे जाएं तो लिबरल और इज्म से बना है। तो मैं बता रहा हूँ कि लिबर्टी कोई चीज होती है, इज्म का मतलब तो थॉट, विचारधारा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं गांधीज्म, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म। इज्म का मतलब जो एक एस्टैब्लिश्ड थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग है, उसको इज्म कहते हैं। तो लिबरलिज्म वह विचारधारा है जो स्वतंत्रता को सर्वोच्च, सबसे ऊपर विचारधारा मानती है। तो आइडियोलॉजी विच एक्सेप्ट्स लिबर्टी एज सुप्रीम वैल्यू इज लिबरलिज्म। तो मैं इसको डिफाइन करूं तो लिबरलिज्म वो आइडियोलॉजी है जो लिबर्टी को सुप्रीम वैल्यू मानती है। सबसे बड़ी वैल्यू है लिबर्टी, सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ा मूल्य लिबर्टी है। अगर ये विचारधारा, ये थॉट, ये आइडियोलॉजी लिबरलिज्म कहलाती है। तो क्या और भी वैल्यूज हैं क्या? हाँ हैं। एक तो लिबर्टी वैल्यू है, दूसरी वैल्यू मैंने अभी बताया इक्वालिटी। और वैल्यू हो सकते हैं जस्टिस। बट अभी हम जब लिबरलिज्म की बात कर रहे हैं तो लिबरलिज्म वो आइडियोलॉजी है जो लिबर्टी को सुप्रीम आइडियोलॉजी मानती है। लिबर्टी से ऊपर, स्वतंत्रता से ऊपर कोई भी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है फ्रीडम। तो क्या है लिबर्टी? अगर लिबर्टी सबसे बड़ी वैल्यू है तो लिबर्टी होती क्या है? तो लिबर्टी को अगर मैं बहुत ही इजी ढंग से बोलना चाहूं तो लिबर्टी है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। लिबर्टी है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। अभाव का, प्रतिबंधों का अभाव। प्रतिबंध नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो उस सिचुएशन को हम कहेंगे लिबर्टी। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंधों का अभाव। जब हमारे पास किसी तरह के कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, एब्सेंस होता है रिस्ट्रिक्शंस का, तो हमें क्या मिलता है, हम क्या पाते हैं?
उससे क्रिएट होता है फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ चॉइसेस। फ्रीडम ऑफ चॉइसेस कहां से क्रिएट होता है? जब कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो। थोड़ा इंतजार करें, पूरा समझ में आ जाएगा, बस अभी मेरे साथ चलें। तो स्वतंत्रता या फ्रीडम, लिबर्टी, इसका एक जनरल मीनिंग है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। पाबंदियां यानी कि रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदियों का ना होना स्वतंत्रता है, लिबर्टी है। पाबंदियों का ना होना, लिबर्टी मिलती किसको है, किसको मिलनी चाहिए? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सारे जितने राइट्स हैं वो राइट्स इंडिविजुअल के राइट्स होते हैं, सारे राइट्स इंडिविजुअल के होते हैं, इंडिविजुअल राइट्स होते हैं। जिन लोगों को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। खास तौर पे जो कोर राइट्स हैं, अगर हम आर्टिकल 19 और उसके डिफरेंट पार्ट्स की बात करें, तो आप में से बताओ वो राइट्स किसको मिले हैं? सोसाइटी को मिले हैं या इंडिविजुअल्स को मिले हैं? राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम टू स्पीच, सर इंडिविजुअल। सारे राइट्स इंडिविजुअल को मिले हैं। और वो किसके अगेंस्ट मिले हैं? स्टेट के अगेंस्ट मिले हैं। मतलब स्टेट जितना वीक होगा उतना ज्यादा इंडिविजुअल अपने राइट्स को एंजॉय कर पाएगा, फ्रीडम ऑफ चॉइस होगा। और यहाँ पे वीक होने का एक पर्टिकुलर मतलब है। वीक होने का मतलब वो इंडिविजुअल के राइट्स को नहीं छीने। वीक होने का मतलब पाकिस्तान से लड़ने में वीक नहीं है। यहाँ वीक होने का यहाँ लिटरल मतलब नहीं है। वीक स्टेट, वीक स्टेट का मतलब वो स्टेट जिसमें इंडिविजुअल के राइट्स इतने ज्यादा हैं और इतने ज्यादा क्लियर हैं और उनको इतना ज्यादा ओबे और उनको रिस्पेक्ट किया जाता है कि उसको स्टेट वायलेट नहीं करेगा। वायलेट करने में, इंडिविजुअल के राइट्स को वायलेट करने में वो वीक है। क्लास में समझाते समय मैं कई बार कार्टून इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ भी करूंगा, बट वो इस समय ध्यान नहीं रहा, वरना वो कार्टून में लगाता। बाकी जो लोग पढ़ चुके हैं उनको पता है। एक जिनी है और एक जो है अलादीन है। अलादीन को मैं बताता हूँ कि वो एक आम आदमी है, इंडिविजुअल है, और स्टेट जिनी की तरह है। जिनी कुछ भी करे, पर वो उसकी वीकनेस है, उसकी वीकनेस है कि वो ओबे करेगा जो मालिक है उस लैंप का, उसकी बात को ओबे करेगा। वो स्ट्रांग है, बट इतना स्ट्रांग नहीं है कि अलादीन की बात को वो ना माने। तो इंडिविजुअल राइट्स होते हैं। ये थॉट ये मानती है कि अगर इंडिविजुअल्स को फ्रीडम ऑफ चॉइस दी जाए, अपनी चॉइस से वो जी सके, अपनी चॉइस से वो काम कर सके, और इसके लिए राइट्स दिए जाते हैं ताकि उसका डेवलपमेंट हो सके, वो अपना डेवलप कर सके, तो वो व्यवस्था एक आदर्श दुनिया, एक आइडियल वर्ल्ड को क्रिएट कर पाएगी। आखिरकार सारी जो कोशिश है वो ये कोशिश है कि ह्यूमन का वेलफेयर हो पाए, मानव कल्याण हो पाए। तो मानव कल्याण के लिए क्या आइडियाज होंगे? वो आइडिया, जो आइडिया ये कहती है कि उसका तरीका ये होगा, अगर आप सच में चाहते हैं कि ह्यूमन वेलफेयर करे, वेलफेयर हो उसका, उसका कल्याण हो, वो अपने पोटेंशियलिटी को पूरा जी सके, तो आपको क्या करना होगा? उसको फ्री करना होगा, उसको लिबर्टी देनी होगी, सारे रिस्ट्रिक्शंस, सारी बाधाएं खत्म करनी होगी। तब आप बना पाएंगे एक आइडियल वर्ल्ड। आइडियल वर्ल्ड क्या होता है? जिसमें पेन कम से कम हो, उस दुनिया में प्लेजर ज्यादा से ज्यादा हो।
अगर पॉसिबल हो तो बिल्कुल ना हो पेन, केवल प्लेजर हो। अगर ये लग रहा है कि प्रैक्टिकली नहीं लग रहा, तो कम से कम लगातार कोशिश हो कि पेन कम हो और प्लेजर के अमाउंट को बढ़ाएं। वही तो आइडियल वर्ल्ड होगा। एक आदर्श दुनिया कौन सी होगी? कुछ ऐसी ही तो होगी। बताओ आप लोग। सही बात है ना? यस सर, यस सर। आखिरकार सारी कोशिश का जो अंत है वो ये है, वो है मानव कल्याण, ह्यूमन वेलफेयर। और अंत में मैं कहूँ, सबसे लास्ट बात पहले कह दूं, तो वो है कि हमारे लाइफ में हमारे चारों तरफ प्लेजर बढ़े और डिफरेंट जो पेन हैं, डिफरेंट टाइप के पेन, वो कम हो। उसके लिए अलग अलग सिस्टम लेकर आए। ये सिस्टम अप्रोच करता है लिबर्टी को। ये कब से आया, इसकी ये बात आप लोगों को नोट करते चलनी है। जो मैं बता रहा हूं उसमें समझना ज्यादा है, लिखना बहुत कम है। बट जहां पर लगे कि हाँ ये बात आप भूल सकते हैं, तो वहां पर उसको आप नोट कर लें। देखो, लिबर्टी का आइडिया बहुत नया है। नया कितना? ह्यूमन तो पता नहीं कितने हजार साल से है। अगर हम पता नहीं कितने हजार साल से ह्यूमन है, 4,000 साल, 5,000 साल पुराना ह्यूमन के ह्यूमन होने की हिस्ट्री है। सोसाइटी में किसी न किसी तरह के स्टेट या समाज में रहने की हमारे पास जो हिस्ट्री है, वो तो कई हजार साल पुरानी है। वो 5,000 साल पुरानी है, 4,000 साल पुरानी है। बट ये जिस तरह की हम आज लिबर्टी की बात कर रहे हैं, जिस तरह के उसका एक आउटकम, पॉलिटिकल आउटकम डेमोक्रेसी है, उसका इकोनॉमिक आउटकम ओपन इकोनॉमी है, उसका आउटकम इंडिविजुअल राइट्स हैं जिससे विमेन राइट्स मिले या डिफरेंट राइट्स मिले, चाइल्ड राइट्स, विमेन राइट्स, किसी को भी जो राइट्स मिले हैं और जिस फॉर्म में आज हम देखते हैं, वो बहुत नए हैं। नए कब से हैं? इसकी शुरुआत हम कर सकते हैं, इसको आप नोट कर लें। हो सकता है किसी और रेफरेंस में बताया हो या ना बताया हो, क्योंकि मैं जितनी बार बताऊंगा नए ढंग से बता पाऊंगा। तो एक जगह है, लिख लो, फ्लोरेंस। फ्लोरेंस ये इटली का एक सिटी है। तो सिटी ऑफ, इसमें देखो पेन चलाने में दिक्कत हो रही होगी मुझे, मतलब आपको कोई चीज समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखना आसान नहीं है। और फिर भी सिटी ऑफ इटली। और ये बात है, अगर इसको कोई डेट दिया दिया जा सके तो 1397, 1397 AD की ये बात है। इस पीरियड या इस जगह से, या जहां से लिबर्टी की बात है, ये हिस्ट्री में देखिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब अलग अलग जरूर पढ़ते होंगे, बट ये कोई अलग अलग चीजें नहीं है। ये बहुत इंटीग्रेटेड है, सब आपस में जुड़े हुए हैं। और किसी अलग अलग पढ़कर हम केवल परेशान होते हैं, क्योंकि एक चीज हम पढ़ रहे हैं, उसका अगर रेफरेंस कहीं से नहीं मिल रहा तो हमें रटना पड़ता है। अगर हम एक होलिस्टिक वे में पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल कहानी की तरह है, इतना आसान, जितना उतना आसान कुछ और हो ही नहीं सकता, और कुछ भी रटना नहीं होता है। शर्त ये होती है कि आप एक इंटीग्रेशन में पढ़ सकें, इंटीग्रेटेड होके पढ़ सकें। अब अलग अलग पार्ट करके पढ़ेंगे तो उसका रेफरेंस नहीं मिलता। जैसे आप कोई कहानी पढ़ें जिसके शुरू के 4-5 पेज गायब हैं, फिर बीच के 4-5 पेज गायब हैं, फिर लास्ट के 4 पेज 5 गायब हैं, तो आपको वो समझ में नहीं आएगा, उसमें आप इंटरेस्ट नहीं बना पाएंगे। फिर कहा जाए कि यही तरीका है आपको लाइफ में आगे बढ़ने का, एग्जाम पास करने का, तो आप रट लेते हैं किसी तरह से। कुछ लोग उसमें सफल हो जाते हैं रट के, कुछ लोग नहीं होते हैं।
बट वो आसान नेचुरल तरीका नहीं है। तो ये बात शुरू होती है, हिस्ट्री की बात है, क्योंकि पुरानी बात है, 1397 की बात है, तो जाहिर सी बात है हिस्ट्री की का सब्जेक्ट है, ये टॉपिक है। और हिस्ट्री में इस पूरे इवेंट को बोलते हैं रेनेसा। इस पूरे इवेंट को जो हम अभी फ्लोरेंस से स्टार्ट करेंगे और जिससे निकल कर आएगा लिबरलिज्म, ये पूरा जो एपिसोड है उसको हम कहते हैं लिबरलिज्म, सॉरी, उसको हम कहते हैं रेनेसा। सुना है आप लोगों ने? कितने लोगों ने कभी नहीं सुना? रेनेसांस या रेनेसा, पुनर्जागरण हिंदी में बोलते हैं। ये मैंने स्पेलिंग लिख दी है, RENAISSANCE, रेनेसा, रेनेसेंस, कुछ भी बोल सकते हैं, जो आपके जुबान पे चढ़ जाए वो ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं पुनर्जागरण। फिर से मैं लिख देता हूँ, ये यहाँ पे पेन रुक गया। पुनर्जागरण, पुनर्जागरण, रेनेसेंस। यहां से लिबरलिज्म की ऑफिशियली शुरुआत होती है। इसी का बाय प्रोडक्ट आज हम देखते हैं लिबर्टी, और उसमें फिर डेमोक्रेसी, ओपन इकोनॉमी और तमाम और व्यवस्था और राइट्स, आपके राइट्स। क्योंकि इस समय से पहले हम जिस तरह के आज राइट्स की बात करते हैं, डिफरेंट राइट्स, जो राइट्स हैं वो इंडिविजुअल को राइट्स मिले हुए हैं, उससे पहले हम इस तरह की बात नहीं करते थे, नहीं जानते थे। तो हिस्ट्री है रेनेसेंस। तो हम इसी पीरियड को, जो फ्लोरेंस में ये जो इवेंट हुआ 1397 में, पुनर्जागरण, रेनेसेंस, तो हम पूरी हिस्ट्री को इस तरह भी डिवाइड कर सकते हैं कि बिफोर रेनेसा एंड आफ्टर रेनेसा का पीरियड। ईशा, तुमने सुना है, ये बातें सुनी है? सर आपकी वॉइस ब्रेक हुई थोड़ी सी। आवाज आ रही है मेरी ठीक से? सबको बताइए, मैं ईयरफोन लगा ले रहा हूँ। आ रही है सर। हेडफोन से कान कुछ दबे दबे से रहते हैं, अलग से लग रहा है समय और दबना तो जाहिर सी बात है पसंद नहीं है। तो रेनेसेंस, आवाज आ रही है सभी लोगों को? अब बताओ, मैंने हेडफोन लगा लिया है। और अगर अभी भी आवाज की प्रॉब्लम है किसी को, तो फिर वो नेटवर्क की उनकी अपनी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी लोग बताओ, सही आवाज आ रही है? ठीक आ रही है सर। यस सर। ठीक, यस सर। यस सर। ओके। तो रेनेसेंस को से हम दुनिया को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और जितने भी थॉट हैं, जितने भी इज्म हैं, वो हमें जानने के लिए पूरे पढ़ाई के दौरान दो तीन कहानियां जानना बहुत जरूरी है। उसमें मैं पहली कहानी सुना रहा हूं रेनेसेंस की। तो बिफोर रेनेसा एंड आफ्टर रेनेसा दुनिया दो पार्ट में डिवाइड हम करके पढ़ सकते हैं। तो जितने भी थॉट प्रोसेस हैं, आज आप जो कुछ भी जानते हैं, जो भी आपके सिलेबस में है, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, चाहे वो सेकुलरिज्म हो, चाहे वो मल्टीकल्चरलिज्म हो, चाहे डिफरेंट राइट्स हो, ह्यूमन राइट्स हो, आपके फंडामेंटल राइट्स, एक्स वाई जेड, आप नाम लीजिए, उन सब में हाँ होगा कि ये कहानी है, इसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। आप सेकुलरिज्म को समझ ही नहीं सकते, आप इंडिविजुअल राइट्स को समझ ही नहीं सकते, आप राइट टू स्पीच, राइट टू
मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ योर कंट्री, ये आप सीख ही नहीं सकते जब तक कि आप इस कहानी को ठीक से समझेंगे नहीं। तो एक तो था बिफोर वाला पीरियड, और एक पीरियड रेनेसा का पुनर्जागरण का हम कह सकते हैं आफ्टर। जो पुनर्जागरण से पहले, रेनेसा से पहले का जो पीरियड था, वो जो समय था वो था, लिखते चलो, एज ऑफ फेथ। तो बिफोर रेनेसा जो पीरियड है उसको हम कहेंगे, वो समय है, उस समय को कहेंगे एज ऑफ फेथ। और आफ्टर रेनेसा में क्या चेंज हो गया है? वो है, बोलो क्या लिख दूं? एज ऑफ रीजन। एज ऑफ रीजन, ये था एज ऑफ फेथ, और ये था एज ऑफ, ये यहां से शुरू होता है एज ऑफ रीजन। आज जो आप जी रहे हैं वो इस पीरियड में जी रहे हैं, और इसकी शुरुआत, पहली शुरुआत माना जाता है, थॉट की शुरुआत कब से हुई है तो बहुत कहना, ठीक ठीक कहना मुश्किल है, बट कुछ तो हमें क्वांटिफाई करना होगा। वो मैंने आपको बताया था, वही फ्लोरेंस वाला मैटर, 1397। एज ऑफ फेथ का जो पीरियड था, किस पे फेथ? खास तौर पे क्योंकि हम यूरोप की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं किस तरह के फेथ की बात कर रहे हैं? बाइबल पे फेथ। क्योंकि यूरोप में जो रिलीजन है क्रिश्चियनिटी, बाइबल पे फेथ, गॉड पे फेथ। इससे दुनिया बदल गई, और दुनिया आफ्टर रेनेसा एज ऑफ रीजन हो गई। यानी कि आपकी बौद्धिकता, आपके तर्क, आपके आर्गुमेंट, आपका लॉजिक, इस पे दुनिया शिफ्ट हो गई। यहां तक बात समझ में आ रही है? बोलो, ठीक है ना? यस सर। ये जो रेनेसा वाला जो पीरियड है, रेनेसा से पहले जो दुनिया थी वो मैंने बताया कि एज ऑफ फेथ था। इस पीरियड में राइट्स केवल और केवल गॉड के थे, लोगों के कोई राइट्स नहीं थे, गॉड के राइट्स थे। और गॉड को रिप्रेजेंट धरती पर करता था प्रीस्ट या चर्च और किंग। तो राइट्स केवल गॉड के हैं, बट क्योंकि गॉड खुद तो आता नहीं है धरती पे कुछ करने, रूल्स क्या है बताने आएगा नहीं, रूल्स बता दिए उसने बाइबल में। और उनकी अगर उनकी एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है तो वो चर्च करेगा, प्रीस्ट करेगा, और उन रूल्स के अकॉर्डिंग गवर्न करना, चलाना, लोगों को चलाना, ये काम होगा किंग का। तो राइट्स केवल और केवल, अगर मैं इसको शॉर्ट में कहूं, तो चर्च और किंग के थे, बाकी लोगों के केवल ड्यूटीज हुआ करते थे। ये हम कब की बात कर रहे हैं? बिफोर रेनेसा। आपको फेथ रखना है बाइबल में, गॉड में, और बाइबल में क्या है ये बताएगा प्रीस्ट, चर्च, और उसका उसका एक्सक्यूशन, उसको एक्सक्यूट करने का काम होगा किंग का। तो किंग के अलावा बाकी लोग क्या करेंगे? उनके कोई भी राइट्स नहीं होंगे, राइट जैसी कोई चीज नहीं होगी, केवल होंगे ड्यूटीज। और ये लगभग वर्ल्ड वाइड था, ये पूरी दुनिया में ही था, भारत में भी। बट क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट यूरोप के हैं तो उन फोकस करके यूरोप बता रहे हैं। और बाइबल क्या कह रहा है? बाइबल, जब रेनेसा के पहले का जो यूरोप है, उस समय बाइबल लाइफ को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। बाइबल लाइफ को दो पार्ट में डिवाइड करता था, ध्यान से समझना है। ये हम कब की बात कर रहे हैं? बिफोर रिनेसेंस। ठीक है ना? क्या कर रहा है? बाइबल लाइफ को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है।
बाइबल के अकॉर्डिंग लाइफ दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक है, लिखते चलो, लाइफ बिफोर डेथ, बिफोर डेथ, और दूसरा है लाइफ आफ्टर डेथ। लाइफ बिफोर डेथ, अगर आप आज की क्लास को ध्यान से सुनेंगे तो आपके कम से कम 8 से 10 जो सिलेबस में टॉपिक्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग आपको बन जाएगी। मैं टर्मिनोलॉजी दोबारा रिपीट नहीं करूंगा ताकि नई बात को मैं समझाऊं, इसलिए क्लास वैसे रिकॉर्ड भी हो रही है, बाद में भी सुन सकते हैं, बट ध्यान से सुने। और इन टर्मिनोलॉजी को हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, तो ध्यान से समझें। लाइफ बिफोर डेथ, लाइफ बिफोर डेथ जो है इसको कहा गया दिस इज वर्ल्डली, वर्ल्ड, दुनियावी, वर्ल्डली या अर्थली। हमारी भाई मृत्यु से पहले हम कहाँ रहते हैं? अर्थ पे रहते हैं। तो ये सारे मैटर अर्थली हैं या वर्ल्डली हैं। कौन से मैटर? लाइफ बिफोर डेथ। मैंने बताया बिफोर रेनेसा जो मान्यता थी, जो थॉट था, समझ थी, लोगों की अंडरस्टैंडिंग थी यूरोप में, वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, लाइफ बिफोर डेथ और वही है दिस वर्ल्डली या अर्थली। इसके लिए हिंदी है इहलौकिकवाद। इह मतलब ये, दिस, लौकिक मतलब लोक, ये वाला लोक, इहलौकिकवाद, दिस वर्ल्डली, या दूसरा नाम है इसका अर्थली। अर्थ पर हम डेथ से पहले होते हैं, रहते हैं, तो ऐसे करके याद कर सकते हो, अर्थली। तो बाइबल के अकॉर्डिंग लाइफ दो पार्ट में है। बाइबल के अकॉर्डिंग हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम क्योंकि हम सारे कॉन्सेप्ट यूरोप से आए हैं, लिबरलिज्म से लेके सेकुलरिज्म और सारे इज्म जो हैं, जो आज हम जानते हैं, हम इसलिए बाइबल को बेस बना रहे हैं। तो दिस इज वर्ल्डली और अर्थली, ये लौकिक बात। अकॉर्डिंग टू बाइबल, ध्यान से सुनते चलो, अकॉर्डिंग टू बाइबल ये वाला जो लोक है, ये वाला जो हमारी लाइफ है, वो है लाइफ ऑफ सिन, पाप का जीवन है, पतन का जीवन है। ये जीवन है अकॉर्डिंग टू बाइबल, दिस वर्ल्डली जीवन पतन का जीवन, ये पतन का जीवन है जो इस दुनिया में है। ठीक है? और हमें लाइफ को का जो बेस है, सारा ध्यान रखना चाहिए। हमें ऐसे लाइफ जीना चाहिए कि इस पतन की लाइफ से, वर्ल्डली लाइफ से निकलकर हम आफ्टर डेथ का जो जीवन है वो बहुत सुंदर, अच्छा हो सके। ये हमें मौका मिला है इस वर्ल्डली लाइफ में, उस मौके का फायदा उठाकर हमें आफ्टर डेथ वाली लाइफ को सुधारना है। भारत में भी अलग अलग तरीके से यही बात कही गई। कहा गया मानव जीवन जो है वो बहुत ही मुश्किल से मिलता है। पता नहीं कितनी सारी जिंदगियों से गुजरकर हम चींटी बने, घोड़ा बने, पता नहीं क्या क्या बने, और उसके बनने के बाद जो हमें मिला है मानव जीवन और उसका काम क्या है, इस तरह की थ्योरी वर्ल्ड वाइड है, अलग अलग कहानी के तौर पे भारत में भी है। तो हमें जो जिंदगी मिला है उसमें कुछ मौका है, उस मौके का फायदा उठा लें। और मौके का फायदा उठाने का मतलब है अकॉर्डिंग टू रिलीजन, वो इस लोक का मौका नहीं, इस लोक के फायदे नहीं, ये तो यहीं छूट जाना है। वो दुनिया, वो जहान सुधार ले जहां आफ्टर लाइफ होती है। तो कुछ ऐसी बात, सेम कहानियां हैं पूरी दुनिया में। कमाल की बात है, लोगों के अंदर कम्युनिकेशन नहीं था,
कोई कहीं फ्लोरेंस में जो जन्म हुआ है जिसका, उसका उसको हो सकता है कि कभी पता भी ना हो कि गाजियाबाद कोई चीज होती है, पर गाजियाबाद में वही फिलॉसफी होगी और लगभग मिलती जुलती फिलॉसफी वर्ल्ड के किसी और कोने में होगी। थोड़ी बहुत खाली कहानी डिफरेंट होगी, एसेंस वही होगा। ये भी कमाल की बात है, जबकि कोई कम्युनिकेशन नहीं था जैसे आज हैं। आप ट्वीट करते हैं दुनिया में राइट टाइम, उसी समय पर, एग्जैक्टली उसी समय पर दुनिया जान रही होती है आप क्या कह रहे हैं। ऐसा तो कुछ था नहीं पहले, फिर भी कहानियां कॉमन है। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो लाइफ ऑफ सिन का ये जो लाइफ है, इसकी कहानी, और इसके बाद हम एक अलग ढंग से जिएंगे। लाइफ ऑफ सिन क्यों कहा गया, और लाइफ ऑफ सिन अगर ये लाइफ है, अगर हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, तो जाहिर सी बात है हमें राइट्स नहीं मिलने चाहिए, ड्यूटीज मिलने चाहिए। हमें क्यों नहीं मिलने चाहिए राइट्स, और क्यों उसके अंदर बहुत सारी बाधाएं, रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। ये कहानी शुरू होती है यहीं से, लाइफ ऑफ सिन वाले बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि एक कहानी है बाइबल में जेनेसिस की, और जेनेसिस कहानी में शॉर्ट में सुनाऊंगा। उसमें यह है कि ईश्वर था, कोई कुछ भी बना हुआ नहीं था, ये वर्ल्ड बना हुआ नहीं था, ये यूनिवर्स बना नहीं था, केवल ईश्वर था। अकेला रहता था, अकेले रहते रहते बोर हो गया होगा, तो उसने क्या किया, अपने ही जैसे एक मनुष्य को, वो तो ईश्वर है, बट वैसे ही उसी का एक प्रोटोटाइप ह्यूमन के तौर पर एडम और ईव बनाया, ताकि उसका मन लगा रहे। उसका एक क्रिएशन थे एडम और ईव, फर्स्ट ह्यूमन थे वो, मेल फीमेल थे। और उनसे कहा कि ये पूरा का पूरा गार्डन ऑफ एडन है, स्वर्ग है जहां मैं रहता हूं, तुम लोग भी रहो, क्योंकि मैंने तुम्हें क्रिएट किया है, तो एक तरह से तुम मेरे संतान हो। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर आप आराम से रहिए, आपकी इच्छा जो आप करते हैं, जो आपकी विश है, विशेष जो हैं, और उसको पूरा होने में कहीं कोई टाइम नहीं लगेगा। स्वर्ग का एक लाइन में डिफाइन करें तो यही है मतलब, स्वर्ग का मतलब इच्छा, आपने विश किया, वो चीज तुरंत अवेलेबल है, उसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता, खाली विश करना है और मिल जाना है, दैट इज स्वर्ग। तो सब कुछ अवेलेबल है। उन्होंने कुछ कुछ एक चीजों को कहा कि तुम्हें बस ये नहीं करना, कुछ काम बताया उन्होंने, एक दो काम, फॉरबिडन वर्क, फॉरबिडन चीजें बताई, और इसके अलावा कहा कि पूरी जो मेरा है वो तुम्हारा है, आराम से एंजॉय करो स्वर्ग को, गार्डन ऑफ ईडन को एंजॉय करो। कहानी यह है कि एडम ईव नहीं माने, सारा कुछ उनको जो ये फ्रीडम मिली थी कि आप कुछ भी कर सकते हो एक्सेप्ट ये एक दो काम, उन्होंने वही किया, और ईश्वर नाराज हो गया। नाराज होके उसको ईश्वर ने कहा कि अब मैं समझ गया हूं ह्यूमन होने का क्या मतलब है। ह्यूमन को हमें जो प्रोवाइड करना है वो करें, बट वो तब करें जब उसके लिए वो इंटाइटल्ड हो। जब तक वो इंटाइटल्ड ना हो, उसका योग्य ना हो, वो अगर हम उसको देते हैं तो उसका वो खाली नुकसान पहुंचाएगा, उससे वो कुछ क्रिएटिव नहीं करेगा, वो केवल आज्ञा का उल्लंघन करेगा, वो ओबे नहीं करेगा। ये ह्यूमन की टेंडेंसी है। तो कहानी यह है कि वो नाराज होकर सजा के तौर पर उन्होंने इस पूरे यूनिवर्स को बनाया, और उसमें अर्थ को भी बनाया, और अर्थ पर सजा देने के लिए एडम ईव को भेज दिया। और एडम ईव की ही संतानें हम सब जितने भी ह्यूमन हैं, मनुष्य हैं, वो हैं। तो एडम ईव को जो मना किया गया था वही किया गया, वो था ओरिजिनल सिन, उसको बोलते हैं आदिम पाप। आदिम पाप मतलब पहला पाप, ओरिजिनल सिन अकॉर्डिंग टू बाइबल। तो बिब्लियन जो थीरी है, बिब्लियन जो स्टोरी है जेनेसिस की, चैप्टर नंबर 6, 5 एंड 6 जो डिटेल है, वो कुछ ऐसी कहानी कहता है। और उसने कहा कि फ्रीडम मिलने पर ह्यूमन ने
गलती की, इसलिए फ्रीडम नहीं मिलना चाहिए। फ्रीडम मिलना चाहिए जब वो अपनी एलिजिबिलिटी प्रूफ कर दे, और एलिजिबिलिटी प्रूफ वो गॉड के सामने करेगा, इस वर्ल्डली लाइफ में नहीं करेगा। तो जैसे हमारा एग्जाम होता है 2 घंटे का, 3 घंटे का, ऐसे ही ये जो वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड पे हमें भेजा गया है एग्जामिनेशन देने के लिए, और एग्जाम में हम पास हो गए, अपनी एलिजिबिलिटी प्रूफ कर दी, तो आफ्टर डेथ वही लाइफ जिससे हमारा पतन हुआ, जिससे हम नीचे गिर गए, जिससे हमारा डाउनफॉल हुआ, हम वहीं पहुंच जाएंगे, दैट इज गार्डन ऑफ ईडन में, और वही लाइफ हमें दोबारा से मिल जाएगी। ये कहानी कही गई। तो इस कहानी के 2-3 हमें आउटकम निकाल लेने हैं। पहला आउटकम तो ये है कि फ्रीडम के लायक नहीं है ह्यूमन, बाइबल के अकॉर्डिंग। फ्रीडम केवल और केवल, राइट्स केवल और केवल ईश्वर के हैं, और ईश्वर ने जिसको दिया है उसके हैं, और 2 ही को दिया है। अपने चर्च को दिया। चर्च को क्यों दिया? क्योंकि ईश्वर ने जो नियम बनाए वो न्यू टेस्टामेंट में, बाइबल में लिख दिए कि किस नियम से अगर तुम जिंदगी जियोगे, पूरी जिंदगी आपने बाइबल के अकॉर्डिंग जिया, तो आप उस एलिजिबिलिटी टेस्ट में पास हो जाओगे, और वापस आफ्टर डेथ आपको वही जिंदगी मिल जाएगी जो पहले थी, पतन से पहले थी। अपनी सिचुएशन से नीचे गिर जाना है, अर्थ पर आ जाना, अकॉर्डिंग टू बाइबल, वो वापस मिल जाएगी। तो हमने जो गलती की, वो गलती इसलिए की क्योंकि हमें राइट्स मिले, इसलिए राइट्स नहीं मिलने चाहिए। बाइबल में सारी रूल्स लिख दिए गए हैं, उसको फॉलो करना है। रूल्स क्या हैं कभी हो सकता है आपको क्लियर ना हो, उसके लिए प्रीस्ट बनाया गया है, चर्च बनाया गया है, और चर्च ने क्योंकि चर्च रोज के काम नहीं कर पाएगा, रोज का एक्सक्यूशन नहीं कर पाएगा, एक्सक्यूट नहीं कर पाएगा, उसके लिए उसने किंग बनाया है। और किंग के भी कोई राइट्स नहीं है, उतने ही राइट्स हैं जितना कि चर्च बता रहा है, ताकि वो एक्सक्यूट कर सके। जैसे आप आईएएस हैं, आईपीएस हैं, तो आपके कोई राइट्स थोड़ी ना है, आप अपना काम कर सकें इसके लिए आपको कुछ छूट दी गई है। सेम वैसे ही किंग, तो किंग सॉवरेन नहीं है पूरी तरह से, सॉवरेन केवल बाइबल है, और बाइबल का इंटरप्रिटेशन करने वाला चर्च है, प्रीस्ट है, वो केवल एक्सक्यूटर है, मालिक नहीं है। हाँ, एक्सक्यूट करने के लिए कुछ राइट्स चाहिए होते हैं, तो वो दिए गए हैं। तो किंग की पोजीशन कोई बहुत मजबूत नहीं है, वो एक केवल और केवल लॉ मेकर नहीं है, वो लॉ मेकिंग तो कर ही नहीं सकता, लॉ ऑलरेडी गिवन है बाइबल में। बात समझ में आ रही है सबको? ये है बिब्लिकल आइडिया ऑफ लाइफ। बिब्लिकल मतलब बाइबल का, बिब्लिकल आइडिया मतलब बाइबल से निकाला गया आइडिया। और इसमें राइट्स देना तो बड़ा खतरनाक है। एक छोटा बच्चा है, उसको आप कुछ भी करने के राइट्स दे दें, स्क्रॉल करके चलता है, मान लीजिए बेटिए कुछ भी कर, तो पता चला कि अगरबत्ती कहीं जल रही है, कहीं पे कोई कैंडल जल रहा है, छोटे बच्चे उससे अट्रैक्ट होते हैं। तो राइट्स देने का मतलब है कि बहुत चांसेस हैं कि वो अपना हाथ जला लेगा, नुकसान कर लेगा, और पेन में पड़ेगा। और पेन ही में तो नहीं पड़ना था, लाइफ को तो प्लेजर में लेके जाना था। तो अकॉर्डिंग टू बाइबल एक आइडियल दुनिया कैसे बनेगी? आइडियल दुनिया मतलब जिसमें प्लेजर हो, पेन ना हो। ड्यूटी बेस या राइट बेस, बताओ। हो तुम लोग ना यहीं पे भैया? सर बाइबल के हिसाब से तो ड्यूटी बेस्ड। ड्यूटी बेस, क्योंकि राइट्स के तो लायक हम हैं ही नहीं। सुबह कुछ कहना है क्या? हैंड रेस किया है तुमने? नहीं सर, वही आपके क्वेश्चन का ही रिवर्स। ओके ठीक है, वो इस समय मैं देख नहीं पाया था। ठीक है, तो इसलिए राइट्स की कोई बात नहीं, राइट्स ऑलरेडी जिसके हैं उसको दिए हुए हैं। और
आम आदमी राइट्स की बात नहीं करेगा। लेकिन ये जो थॉट है 14 सेंचुरी के अंत होते होते तक इस पे क्वेश्चन उठाए जाने लगे। दुनिया बदली, इसी को हम कहते हैं, क्वेश्चन उठाने को कहते हैं। फेथ की जगह रीजन पर शिफ्ट होने को कहते हैं रेनेसेंस। और जब ये हमने फेथ की जगह रीजन पे सोचना शुरू किया, क्वेश्चन उठने लगे। केवल 200-250 सालों के अंदर, जो कि ह्यूमन हिस्ट्री के लिए 200-300 साल कुछ भी नहीं होते, सारे नए कॉन्सेप्ट आ गए जिसपे आज हम मॉडर्न लाइफ जीते हैं। जैसे जंगल में आग, 3000 साल के कंपेयर में 300 साल कुछ भी नहीं है, बट इन्हीं 300 ईयर में हमने पूरी दुनिया बदल दी। ह्यूमन ने सब कुछ बदल गया। इन्हीं को हम मॉडर्निटी कहते हैं। जब हम कहते हैं मॉडर्न थॉट्स, तो हम कह रहे हैं फेथ वाले थॉट्स नहीं, रीजन वाले, वो आइडियाज जो रीजन से आए हैं। फेथ ने तो बताया था कि आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बुद्धि सबसे खतरनाक चीज होती है। अगर आप बुद्धि से सोच रहे हैं, क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो आपको पवित्र करने की जरूरत है, आपको होली करने की जरूरत है, और आपका होली का दहन किया जाए, आपको जिंदा जला दिया जाए। ये आपके फेवर में होगा, क्योंकि आपका जो तर्क रीजन करने वाली बुद्धि आई है वो एक्चुअल में शैतान की बुद्धि है, और शैतान को आपके अंदर से निकालना एक होली वर्क है, एक पवित्र काम है। जितनी जल्दी निकाल दिया जाए, जितना ब्रूटल ढंग से, वही जिंदा जला देना। तो आप देखेंगे जो भी बाइबल से शुरुआती दिनों में अलग हटेगा उसको मार दिया जाएगा। आपने कॉपरनिकस का नाम सुना होगा, आपने कई लोगों का नाम सुना होगा जिन्होंने बाइबल के ट्रुथ को पे चैलेंज किया, फेथ नहीं किया, जबकि फेथ करना था। उनको मार दिया गया, उनको जिंदा रहने नहीं दिया गया। और जिंदा ना रहने देने में ये भी बताया गया कि ये तुम्हें कोई परेशान नहीं कर रहे हैं, जो तुम्हें जिंदा जला रहे हैं या मार दे रहे हैं, ये तो तुम्हारा भला कर रहे हैं। कैसे भला कर रहे हैं भाई? आपको कोई बीमारी हो गई, तो उस बीमारी को दूर करने के लिए जो सर्जरी करना पड़े या कुछ और करना पड़े, तो उसमें आपका भला ही तो कर रहे हैं। तो बीमारी हो गई है, आपके दिमाग में इविल घुस गया है, शैतान घुस गया है, जो फेथ की जगह फेथ को कम कर रहा है। तो बाइबल ने बताया कि 3 कैटेगरी में ह्यूमन को बांटा जाएगा। जो टेस्ट लिया जा रहा है इस दुनिया में रहने का, इस रहने के बाद जो टेस्ट पेपर कंप्लीट होगा, जैसे कि मैंने कहा 2 घंटे का पेपर होता है, आपका 3 घंटे का पेपर होता है। तो पेपर है हमारा जब तक हमारी जिंदगी है, ये वाली दिस वर्ल्डली। उसके बाद उस आंसर बुक की चेकिंग होती है, और चेकिंग के अकॉर्डिंग 3 तरह से आपको 3 तरह की आपके साथ ट्रीटमेंट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू योर आंसर सीट, दिस वर्ल्डली आंसर सीट। जो लोग बाइबल के अकॉर्डिंग जी रहे होंगे, फेथ रख के 100% पूरी लाइफ उन्होंने बाइबल के अकॉर्डिंग जी, उनको तो माफ कर दिया जाएगा उनके सिन के लिए, और उनको वापस गार्डन ऑफ एडन में ईश्वर के पास जगह मिल जाएगी। और उनका जो पतन का समय था वो खत्म हो गया, और उन्होंने अपनी एलिजिबिलिटी प्रूफ की, क्योंकि गॉड ने कहा था कि जो फ्री में मिल गया है उसकी इनको कदर नहीं है, एलिजिबिलिटी प्रूफ करनी होगी, इंटाइटलमेंट। तो इसने प्रूफ कर दिया अपनी लाइफ से अकॉर्डिंग टू बाइबल जिंदगी जी के। दूसरे लोग होंगे कुछ मेरे जैसे टाइप के, जो फिलॉसफी पढ़ रहे होंगे, पढ़ा रहे होंगे, ना केवल खुद भ्रष्ट होंगे, औरों को भी भ्रष्ट कर रहे होंगे, और वो बता रहे होंगे कि लाइफ एज ऑफ फेथ से निकलकर आ गई है एज ऑफ रीजन पे, क्वेश्चन उठाने पर, फेथ पे नहीं। वो लोग ऐसे हैं जिनको सुधारा ही नहीं जा सकता, उनको ईश्वर अपने जजमेंट के डे के दिन जब जजमेंट करेगा वो उनको नष्ट कर देगा, उनकी आत्माओं को नष्ट कर देगा, क्योंकि वो उस लायक हैं जिनको सुधारा ही, मतलब जिनको कुछ नहीं किया जा सकता। तो फिलॉसफी पढ़ाने वाला पक्का, और काफी चांसेस हैं कि फिलॉसफी पढ़ने वाले की आत्माओं को नष्ट कर दिया जाएगा।
तीसरी कैटेगरी होगी जिनको नर्क में डाल दिया जाएगा और हमेशा के लिए उनकी आत्माएं नर्क में, नर्क की पिक्चर खींची गई है जिसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, बहुत भयानक पिक्चर है, उसमें उनकी आत्माओं को तड़पाया जाएगा, उनको उनको उसका दंड मिलेगा। 3 कैटेगरी में डिवाइड है। फेथ, 100% फेथ विदाउट एनी क्वेश्चनिंग स्वर्ग, बट उन दूसरे वो लोग जिनको नर्क भेजा जाएगा जिन्होंने गलती की है, बट ऐसा नहीं कि खुद थोड़ी बहुत गलतियां की हैं बट कम से कम लोगों को नहीं बिगाड़ा है और इस तरह की रोज रोज क्वेश्चन नहीं उठा रहे हैं, थोड़ी बहुत गलती की है, उनको नर्क। और जैसा मैंने बताया सिंबॉलिकली समझ लें कि मेरे जैसे लोगों को, और उसमें अब आप लोग भी कुछ कुछ उधर ही जा रहे हैं उसी तरफ, उनको नष्ट कर दिया जाएगा। खत्म, कहानी खत्म उनकी। ये कहानी खूब चलती रही और इस कहानी में जो बिलीव रहा उस पीरियड को डार्क एज कहते हैं। डार्क क्यों? अंधकार क्यों? अंधकार क्योंकि ज्ञान को कहा जाता है रोशनी, रोशनी लाइट, लाइट की तरफ देखना ही नहीं है, हम डार्कनेस की तरफ। डार्कनेस का मतलब वही भाई, जब रीजन यूज ही नहीं करना, बुद्धि यूज ही नहीं करनी है, जो ऑलरेडी गिवन है, रूल्स बने हुए हैं, उन्हीं को जस्ट फॉलो करना है, तो यही पीरियड था डार्क एज। और लाइट आ जाने को, दिमाग की बत्ती जल जाने को इनलाइटमेंट कहा गया, जो कि मैंने बताया जैसे जैसे रीजन की तरफ हम बढ़े इनलाइटमेंट प्रोसेस हुआ, क्वेश्चनिंग हुआ, और वहां पर अब तक जो इस पूरे दुनिया को देखने के जो यूनिट था वो एक एक सोसाइटी हुआ करती थी, अब हो गया है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल यूनिट है किसी भी ट्रुथ को जानने का। सुख फैला या दुख फैला समाज में, ये समाज से नहीं पूछेंगे, तो सबसे छोटा यूनिट होगा इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के लाइफ में अच्छा हुआ या नहीं, इस तरह की इंडिविजुअल को यूनिट मानने वाली जो फिलॉसफी है, जो थॉट है, वो है लिबरलिज्म। तो एक चीज और लिख लें आप लोग कहीं पे, सारी बातों के अलावा, अकॉर्डिंग टू लिबरलिज्म smallest unit is individual। आप वापस आओ अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, सारे राइट्स मैंने बताए इंडिविजुअल को मिले हैं, ना कि सोसाइटी को। खास तौर पे जो कोर है हमारे राइट्स का 19, पूरा 19 इंडिविजुअल्स को मिले हुए राइट्स हैं। बात ठीक है? बात समझ में आ रही है ना? और इंडिविजुअल के राइट्स का मतलब है इंडिविजुअल्स को मिला हुआ फ्रीडम ऑफ चॉइस। फ्रीडम ऑफ चॉइस, ये फ्रीडम ऑफ चॉइस बनती कहां से है जो हमें देनी है लोगों को, इस पर अभी हम बात करेंगे। बताओ, यहां तक बात समझ में आ रही है सबके? क्लियर है ना, या कुछ छूट रहा है? बताओ। ठीक है सर। ठीक है, हाँ सुबह बताइए, पूछिए। सर रेनेसा, जो बिफोर रेनेसा एज आप डिस्क्राइब कर रहे थे, उसमें बाइबल को फॉलो करना और चर्च को फॉलो करना क्या दो अलग अलग बातें होंगी, या हम उनको मतलब ऑल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं? नहीं, ऑल्टरनेटिव की बात नहीं है। जो ईश्वर का जो वचन है, जो उनकी आज्ञा है, कमांड्स हैं, उनके कमांडमेंट्स हैं, वो उसकी किताब का नाम क्या है? बाइबल। बाइबल। और बाइबल का सारा इंटरप्रिटेशन, क्योंकि बाइबल किसी भी चीज को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है, तो उसके लिए हम किसी को
उसकी जिम्मेदारी देते हैं कि इसको समझाओ लोगों को। ये जिम्मेदारी किसको मिली हुई है? चर्च। चर्च को। तो एक्चुअल में पावर कौन एक्सरसाइज करेगा? चर्च। क्योंकि बाइबल में क्या है ये समझाने का काम कौन कर रहा है? चर्च। चर्च। तो चर्च वो इंस्टीट्यूशन है, बाइबल वो एलिमेंट है जिसके बेस पर वो इंस्टीट्यूशन चलता है या लोगों को चलाता है। तो इंटरचेंजेबल यूज कर ही सकते हैं, बट बाइबल की ही बात को अकॉर्डिंग टू चर्च, चर्च उन्हीं की बातों को लोगों को समझा रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है और लोगों को चलने के लिए सिखा रहा है, राइट? यस। और बाइबल पे कोई क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता। बाइबल अल्टीमेट ट्रूथ है अकॉर्डिंग टू, अगर मैं क्रिश्चियन हूं तो मेरे लिए बाइबल में एक भी सेंटेंस बदलना या एक भी इवन की फुल स्टॉप भी इधर से उधर करना पॉसिबल नहीं है, कि गॉड परफेक्ट है और उसने जो काम किया है वो परफेक्ट काम किया है। हम इम्परफेक्ट काम में अमेंडमेंट्स करते हैं, और इम्परफेक्ट काम कौन करता है? जो खुद इम्परफेक्ट हो। क्या गॉड भी इम्परफेक्ट है अगर मैं क्रिश्चियन हूं तो मेरे लिए? नो। तो उसने जो काम किया है वो परफेक्ट काम किया है। तो बाइबल को हमें एज इट इज, विदाउट, हो सकता है कुछ चीज हमें समझ में ना रही हो, ज्यादातर समझ में नहीं आएंगी। क्यों नहीं समझ में आएंगी? क्योंकि ह्यूमन माइंड है ही कितना, बनाने वाला है सुपर माइंड गॉड, और हम उसको चेक कर रहे हैं नैरो माइंड से। कैसे चेक कर सकते हैं? एक चींटी कैसे हिमालय पर्वत को नाप सकती है या उसके बारे में ठीक ठीक बुद्धि चला सकती है? बात समझ में आ रही है? यस सर। ये बात है। कोई और डाउट किसी को हो? बताओ। ठीक है। तो आफ्टर रेनेसा जब ये क्वेश्चंस उठने लगे, अच्छा एक चीज और मैं यहां बताऊं, आगे भी बताऊंगा ही। जब बताया गया कि ये लाइफ सिन की लाइफ है, तो सिनर की लाइफ डिग्निफाइड लाइफ होगी उसके खुद के लिए, या बहुत ही इनडिग्निफाइड लाइफ होगी? बताओ। अगर मुझे प्रूव ही कर दिया जाए कि मैं सिनर हूं, तो मुझे अपनी लाइफ में डिग्निटी मेरी आएगी या मैं बहुत ही अनडिग्निफाइड लाइफ जी रहा हूँ? बताओ। सर अनडिग्निफाइड। अनडिग्निफाइड। यस। जिसको मैं कॉमन लैंग्वेज में कहता हूं, समझाने के लिए आपको कहता हूं, गिल्ट। आपको गिल्ट में डालना होगा। और ये बहुत प्रूवन ट्रुथ है कि गिल्ट, जैसे आपको बताया गया कि आपका जन्म ही सिन है, एज ए इंडिविजुअल ह्यूमन आप सिनर हैं। तो और उसका रास्ता भी बताया गया कि आप ईश्वर की पूजा करें। कहानी में बताया गया जेनेसिस में कि 7 दिन में ईश्वर ने पूरी दुनिया बनाई है। एक दिन धरती बनाया, फिर चांद तारे बनाए, अगले दिन पेड़ पौधे बनाए, जानवर बनाए, और 7वें दिन दैट इज संडे उसने आराम किया। बहुत ही गजब की बात है, उसको आराम भी करना पड़ता है, थक जाता है। आराम किया, संडे के दिन वो आराम करता है। इसलिए अगर आप क्रिश्चियन हैं, फेथफुल क्रिश्चियन हैं, तो संडे का दिन सबसे अच्छा है प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि वो आराम से बैठा होता है, ऐसे काम में लगा हुआ है, क्या पता सुने ना सुने। संडे के दिन आप चर्च जाएं और अपनी गिड़गिड़ाएं, प्रार्थना करें कि वो आपके सिन से आपको मुक्त करे। और ये करने के लिए आपके अंदर गिल्ट होना चाहिए, वरना आप कैसे गिड़गिड़ाएंगे? और हो सकता है वो माफ कर दे आपको और आपके दुखों से आपको निकाल दे। वो दिन है संडे। संडे क्यों? संडे का नाम ही है होली डे। होली यहां पे छुट्टी वाला होली नहीं है पवित्र दिन वाला है। तो काम करना अच्छी बात नहीं है अकॉर्डिंग टू रिलीजन। मिनिमम काम करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर खुद आराम करता है। आपको भी ज्यादा ज्यादा आराम करना चाहिए छुट्टी का दिन हॉलीडे होता है, हॉलीडे मतलब पवित्र दिन होता है। और वो पवित्र इसलिए नहीं है कि आप बैठ के नेटफ्लिक्स देखें, वो इसलिए है कि आप
ईश्वर की आराधना करें, पूजा करें बाइबल के अकॉर्डिंग, और आपके सिन से वो आपको बाहर निकाल देगा, आपके पाप, आपके जो कष्ट हैं उससे आपको बाहर निकाल देगा। तो जो होली डे का कॉन्सेप्ट है क्रिश्चियनिटी में, जिसको बाद में अब समझ लिया गया है छुट्टी का दिन, वो पवित्र दिन है। जिस दिन आप अपनी वर्ल्डली चीजों को एक तरफ करके, अर्थली चीजों को एक तरफ करके ईश्वर को खुश करें। खैर, यहां तक बात क्लियर है सबको? अब हम आते हैं, रेनेसा करा देते हैं, उसके बाद आते हैं आफ्टर रेनेसा। मैंने कहा यहां से फेथ की जगह कोर में आ गया रीजन। रीजन के आते ही धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बना कि हर चीज की यूनिट हमें बनानी पड़ेगी। पहली बात तो लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट आया। मैंने बताया कि इसमें सबसे हाईएस्ट ट्रुथ होगा, हाईएस्ट आइडिया होगा लिबर्टी, मतलब फ्री फ्रॉम एनी रिस्ट्रिक्शंस, सभी प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस से मुक्ति। कैसे कैसे? अगर हम इसको एक इंडिविजुअल को लेकर आएंगे, इंडिविजुअल पे देखें, एक इंडिविजुअल पर, तो ये राइट्स के फॉर्म में होगा, हर तरह से फ्री हो वो। और अगर हम इसको स्टेट के तौर पे देखें, स्टेट के तौर पर अगर हमें इस बात को लेकर आना है, तो हम कहेंगे लेजिस फेयर स्टेट। लेजिस फेयर स्टेट, क्या मतलब है लेजिस फेयर स्टेट का? बताओ सलोनी। मैं लिख देता हूं, क्योंकि ये लैटिन वर्ड है, अलग लोग अलग अलग ढंग से उसका उच्चारण करेंगे। LAISSEZ, और ऐसा डैश करके लिखते हैं फेयर। जल्दी बताओ क्या है ये लेजिस फेयर? पूजा बताएं, पूजा है? जी सर। सर मुझे पता याद नहीं है, मतलब याद नहीं आ रहा, सॉरी। ओके, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। शौर्य। सर ओपन करना, सॉरी मैं रिपीट करती, किसी चीज के लिए सर ओपन होना, अच्छा, विदाउट एनी इंटरफेरेंस समथिंग, ऐसा ठीक कुछ। है। हाँ शौर्य। सर उस वर्ड का मीनिंग पूछ रहे हो ना आप? हाँ सर नहीं, मेरे को नहीं मालूम। ओके, कोई बात नहीं। तो अगर मैं एक इंडिविजुअल की तरह बात करूं, तो उसको कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस ना होना, पर मैं स्टेट की बात करूं तो स्टेट का काम होगा लेजिस फेयर, मतलब किसी भी तरह के रिस्ट्रिक्शंस ना डालना। रिस्ट्रिक्शंस किस पे डालता है स्टेट? इंडिविजुअल पर, सोसाइटी पर। तो सोसाइटी का तो हम यहाँ बात ही नहीं कर रहे, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। तो किसी भी इंडिविजुअल पर किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएगा स्टेट। अगर ऐसा स्टेट है, उसको बोलेंगे लेजिस फेयर स्टेट। हिंदी में बोलते हैं इसको अहस्तक्षेपकारी राज्य। हस्तक्षेपकारी राज्य, कोई हस्तक्षेप नहीं। जैसे इकोनॉमी, इकोनॉमी में कोई वो हर्डल नहीं डालेगा। हर्डल क्या है? लाइसेंस लेना जरूरी है, ये कर सकते, इतना प्रोडक्शन कर सकते हो, इतना प्रोडक्शन नहीं कर सकते, इसके बाद ये चीज आप बनाओ, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। अगर इकोनॉमी में लेजिस फेयर लागू होगा तो इसको हम बोलेंगे ओपन इकोनॉमी। तो अगर इकोनॉमी ढंग से ही करें, लेजिस फेयर इकोनॉमी कैसी होगी? इसको हम कहेंगे ओपन इकोनॉमी। ओपन मतलब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। जैसे एक टाइम था जब BSNL या MTNL ही फोन दिया करता था भारत में, टेलीफोन सर्विस केवल यही प्रोवाइड करते थे, मतलब बाकियों को रिस्ट्रिक्ट किया गया था। रिस्ट्रिक्शंस हटा लिया गया, स्टेट हमारा हो गया लेजिस फेयर। तो उसने इस पर्टिकुलर सेक्टर में, टेलीकॉम सेक्टर में, केवल अपनी ही एंट्री नहीं, सबको एंट्री के लिए अलाउ कर दिया।
कुछ रूल्स हैं, उसको फॉलो करो और कोई भी एंट्री कर सकता है। फिर एयरटेल, एयरसेल, वोडाफोन, ये फोन वो फोन, 25-30 फोन वाले आ गए। मतलब इकोनॉमी को ओपन कर दिया। पहले क्या था, रिस्ट्रिक्शंस थे कि केवल स्टेट की जो एजेंसी है बीएसएनएल या एमटीएनएल वही वेब सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उसको अब उन्होंने ओपन कर दिया। ओपन किया तो इससे क्या होगा, ओपन इकोनॉमी हुई, इसी का क्या होगा, कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी, इससे इसका असर होगा, कंपटीशन क्रिएट होगा। अब एक ही सेक्टर में, टेलीकॉम में ही कई कंपनीज आ गई, तो कंपटीशन इकोनॉमी भी इसको बोलते हैं। बात समझ में आई? टेलीकॉम के लिए इन्होंने मार्केट ओपन कर दिया, कोई भी आ सकता है, एक सर्टेन रूल्स को फॉलो करके कोई भी आ सकता है, तो इसी को हम बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी। सबके पीछे सेंट्रल आइडिया क्या है, लेजिस्फेयर। इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, लिबर्टी। और इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, लिबरलिज्म। और इन सब का सेंट्रल आइडिया है नो रिस्ट्रिक्शंस। नो रिस्ट्रिक्शंस, अभी हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो ये हमने उसका असर देखा, ओपन इकोनॉमी, कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, जो आज हम एंजॉय कर रहे हैं। बोलो, क्या मुश्किल लग रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, या कोई चीज मिस हो रही है, बताओ सभी लोग। आपके चुप रहने का मतलब यही लगेगा कि आपको पूरा समझ में आ रहा है, या आप लोग हैंड रेस करें और पूछें। अमृत, तुम्हारे समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये सब कहानी की शुरुआत रेनेसा से हुई। मैंने जो आपको बताया, ये फ्लोरेंस जो कि सिटी ऑफ इटली है, वहां से इसकी शुरुआत मानी जाती है 1397, और जिसमें सोचना, समझना, क्वेश्चन करना वगैरह वगैरह, इन्हीं की थॉट ऑफ या फेथ ऑफ या एज ऑफ रीजन शुरू हुआ। उसने इंडिविजुअल को सेंटर में लाया और उसने कहा कि इंडिविजुअल सिनर नहीं है। उसने एक इंडिविजुअल को डिग्निटी दी, कहा कि बाइबल की ये ज्यादातर बातें बकवास हैं और आफ्टर लाइफ, बिफोर लाइफ, इस तरह की कोई बात नहीं है। हमें पता ही नहीं है जिस लाइफ के बारे में, उसके बारे में इतना डिबेट करना, उसके लिए एनर्जी लगाना बेकार है। लाइफ ये है, यही है जहां हम जी रहे हैं। और अगर हमें पेन से बाहर आना है तो कोई दूसरा, कोई आर्टिफिशियल पेन से बाहर नहीं आना है, इसी पेन से बाहर आना है जो जिस दुनिया में हम जी रहे हैं। कोई और दुनिया है या नहीं है, ये हम नहीं जान सकते। अगर हम जब कह रहे हैं आइडियल वर्ल्ड, तो दिस वर्ल्ड, दिस वर्ल्डली, अर्थली ढंग से हम कह रहे हैं। और सारा सेंटर जो फोकस गॉड था वो इंडिविजुअल हो गया, और इंडिविजुअल होते ही वो सिनर वाला कॉन्सेप्ट वीक होता चला गया। सिनर की वजह से उसके अंदर गिल्ट डाला जा रहा था, वो अपने आप को अनडिग्निफाइड महसूस कर रहा था। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप कहेंगे ना इस लाइफ को मैं सुंदर बनाऊंगा, कुछ अच्छा करूंगा, कुछ क्रिएटिव करूंगा, तो कोई भी चर्च कहेगा तुम पागल हो क्या, तुम्हें यहाँ सजा मिली है, जेल में हो तुम। जेल को सुंदर बनाने का क्या मतलब है, इस दुनिया को सुंदर बनाने का क्या मतलब है, ये दुनिया तो जेल है। वहां से कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज हुआ, यू टर्न आफ्टर रेनेसा, रीजन की शुरुआत के साथ, तर्क लॉजिक की शुरुआत के साथ। और लॉजिक पे ये सारी बातें नहीं फिट हुई जो बातें बाइबल बताता था, बताता रहा 1000-1500 साल से। और उसमें फोकस में आया इंडिविजुअल, ह्यूमन, उसी से आया ह्यूमनिज्म क्रिएट होगा, इंडिविजुअल राइट्स क्रिएट होंगे, इकोनॉमी में मैंने बताया ओपन इकोनॉमी क्रिएट होगा, स्टेट में लेजिस्फेयर, हर काम, स्टेट का काम अब रेफरी का होगा केवल। स्टेट्स बहुत ही बेसिक रूल्स बनाएगा, ताकि जैसे रेफरी होता है, रेफरी कोई प्ले गेम में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो खुद प्लेयर नहीं होता, तो स्टेट कहीं प्लेयर नहीं होगा। मैं आइडियल फॉर्म ऑफ लिबरलिज्म की बात कर रहा हूं। तो आइडियल फॉर्म ऑफ लिबरलिज्म में स्टेट खुद प्लेयर नहीं होगा। क्या रेफरी या एम्पायर खुद प्लेयर होता है क्या पर्टिकुलर गेम में, बताओ? वो केवल देखेगा कि कोई फाउल ना करे, कोई रूल्स ना तोड़े, और जो रिजल्ट होगा वो होगा। कोई कोई एक टीम जीतेगी, कोई हारेगी, ये तो कंपटीशन से तय होगा, और इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। बोलो, यहां तक बात क्लियर है?
जी सर। यस सर। अब आप देखें, इसमें एक जो सबसे बड़ी फिलॉसफी है उसको जानने के बाद आज की क्लास समाप्त करेंगे, उसमें आप कई चीजें जान जाएंगे। ये जो पूरा लिबरलिज्म है उसका बेसिक फिलोसफिकल बेसिक, मैंने कहा था ना हम 3 चीज पढ़ेंगे, तो मैंने हिस्ट्री बता दी आपको, व्हाट इज फिलोसफी बता दी। अब लास्ट पोर्शन है फिलोसफिकल बेसिस ऑफ लिबरलिज्म। हेडिंग डालो, फिलोसोफिकल बेसिस ऑफ लिबरलिज्म। इसको, इस फिलोसफिकल बेसिस को कहते हैं, एक टर्मिनोलॉजी है, उसको आप लोग लिख लें और उसको इस्तेमाल करेंगे अपने डिफरेंट आंसर्स में, या बोलते समय लिखो POSSESSIVE, possessive individualism। possessive individualism, मैं स्पेलिंग बोल दे रहा हूं, वही possessive, POSSESSIVE। और इंडिविजुअलिज्म तो पता ही है आपको, हिंदी में बोलते हैं इसको स्वत्व मूलक व्यक्तिवाद। पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म ये फिलॉसफी है। तो टर्मिनोलॉजी है, एक बार आपको ध्यान से पढ़ना ही पड़ेगा, इसके बाद आप आराम से समझ जाएंगे, तो इसको आराम से यूज कर पाएंगे। पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म, ध्यान से समझो ये क्या है, मैं बाद में लिखवा दूंगा, ध्यान से समझो पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म क्या है। ये जो पूरी थ्योरी है लिबरलिज्म की, जिसमें सेंटर में ह्यूमन आ गया, इंडिविजुअल आ गया, और इंडिविजुअल्स के बेस पे ही सारे रूल्स रेगुलेशंस बनेंगे, चाहे वो फैमिली के बने, सोसाइटी के बने, स्टेट के बने, इंटरनेशनल बने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेंटर में होगा जो सबसे छोटी इकाई है, यूनिट है, वो है एक इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल जब मैं बोल रहा हूं तो इसमें मेल फीमेल का कोई मतलब ही नहीं है, सभी इंडिविजुअल हैं, मेल फीमेल कास्ट रिलीजन। इंडिविजुअल का मतलब इंडिविजुअल, यूनिट है इंडिविजुअल। तो ये कहना है इनका, इनकी फिलॉसफी है कि जितने भी ह्यूमन हैं ये कुछ कैपेसिटी के साथ, अपनी कुछ कैपेबिलिटी होती है, इनके साथ इनबिल्ट कैपेबिलिटी होती है, नेचुरल कैपेबिलिटी होती है, उसके साथ जन्म होता है हमारा। तो हमें, हमारे पास कुछ कैपेबिलिटीज होती ही हैं, नेचर हमें कुछ कैपेबिलिटीज के साथ हमें भेजता है, हम कुछ कैपेबिलिटीज को धारण करते ही हैं, कुछ क्षमताएं हमारे अंदर नेचुरली होती हैं। और ये जो कैपेबिलिटीज हैं वो इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज हैं, वो प्राइवेट कैपेबिलिटीज हैं। इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज, इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज कैसे 2 पार्ट में, ये कौन कौन सी क्षमताएं कैपेबिलिटीज होती हैं? 2 तरह की हमारे अंदर कैपेबिलिटीज होती हैं एज ए इंडिविजुअल, मेल फीमेल दलित वलित, ये कोई मैटर ही नहीं है। 2 तरह की कैपेबिलिटीज हैं। एक है, फटाफट लिखते चलो यहां पर इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज कौन कौन सी हैं। पर्सनल इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज एज ए नेचुरल गिफ्ट, नेचर का गिफ्ट है। तो ह्यूमन के पास 2 कैपेबिलिटीज है, एक तो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज हैं और दूसरी उसकी पर्सनल बॉडीली कैपेबिलिटीज हैं, शारीरिक क्षमताएं। पर्सनल बॉडी या बॉडीली कैपेबिलिटीज। तो मानव के पास, मनुष्य के पास, इंडिविजुअल के पास, ये हमेशा इंडिविजुअल का नाम ले रहे हैं, व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, व्यक्ति के पास 2 तरह की कैपेबिलिटीज होती हैं और ये कैपेबिलिटीज लेके ही हमें नेचर, ये नेचर का गिफ्ट है।
निजी बौद्धिक क्षमता, लिख लो, इसकी हिंदी है निजी बौद्धिक क्षमता, पर्सनल इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज, और हमारी शारीरिक क्षमताएं, तो वही निजी शारीरिक क्षमताएं। इनका कहना है कि मनुष्य के पास दो तरह की क्षमताएं होती हैं, और ये नेचर ने सबको अलग अलग तरह की क्षमताएं दी हैं। नेचर बहुत वैरायटी क्रिएट करता है। नेचर में वैरायटी एक नेचुरल फिनोमेना है। उसमें दो तरह की कैपेबिलिटी है। मेरी कुछ एज ए इंडिविजुअल कुछ इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है, और मेरी कुछ बौद्धिक क्षमताएं हैं और कुछ शारीरिक क्षमताएं हैं। ओके। और इन क्षमताओं से जो मैं जनरेट करता हूं, अपनी कैपेसिटी से जो मैं जनरेट करता हूं, क्या क्या मैं जनरेट करता हूं? अगर मेरी अपनी कोई निजी क्षमता है, मेरी कोई पर्सनल कैपेसिटी है, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक क्षमता, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये मेरी एक बौद्धिक क्षमता है, एक मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो इससे जो भी बेनिफिट्स होंगे, इससे मैं क्या क्रिएट करूंगा? कैपिटल, मतलब पूंजी, हिंदी में बोलते हैं इसको, आप आम भाषा में समझ लो संपत्ति, वेल्थ। इसका ऑनर कौन, इसका ओनरशिप किसके पास होगा? अगर मैंने क्रिएट की है, अपनी कैपेबिलिटी से क्रिएट की है, तो इसका पूरा का पूरा ओनरशिप किसके पास होना चाहिए? बताओ। प्राइवेट ओनरशिप होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? इसी तरह एक आदमी अपनी शारीरिक मेहनत करता है, मजदूरी करता है, उससे क्रिएट करता है कैपिटल। तो उस जो शारीरिक क्षमता से जो उसने उत्पन्न किया है, जो उसकी अपनी पर्सनल कैपेसिटी थी, उसका भी मालिक कौन होगा? वो खुद। प्राइवेट ओनरशिप होगा यहां भी। तो दोनों तरह की ओनरशिप आ रही है मेरी अपनी कैपेसिटी से, जो कि नेचुरल है। एक कैपेसिटी है इंटेलेक्चुअल, एक है बॉडीली, एक है बौद्धिक क्षमता, और एक है शारीरिक क्षमता। इसी बेस पर आज की तारीख में है, आज है जो ये वाला मैंने बताया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो मैं एक बुक लिख रहा हूं, मैं चाहता हूं कि ये मेरी इंटेलेक्चुअलिटी की पहचान है, तो मैं इसको कॉपीराइट करा रहा हूं। मैंने एक कुछ इनोवेशन किया, मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, और इससे जितना भी लाभ होगा, जितना भी प्रॉफिट होगा, इस पे मेरा हक है, मेरा प्राइवेट ओनरशिप है, तो मैं इसको पेटेंट करा रहा हूं। तो कॉपीराइट कराना, पेटेंट कराना, ये सब क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्यों राइट्स? ये मेरे राइट है मेरा, कि इससे उत्पन्न हुआ जितनी भी वेल्थ है, क्योंकि मेरे कैपेसिटी से आया है, तो इस पर किसका अधिकार होना चाहिए? मेरा। बोलो, बात समझ में आ रही है? यस सर। इसी तरह कुछ लोगों में शारीरिक क्षमताएं तुलनात्मक रूप से ज्यादा है, शरीर की क्षमताएं ज्यादा हैं। इनसे जो भी, इन दोनों से जो भी वेल्थ जनरेट होगा, उसका ओनरशिप प्राइवेट ओनरशिप है, मतलब मैं इंडिविजुअल का ओनरशिप है ये। और इनका मैं इस्तेमाल कर सकूं ठीक से, इन कैपेसिटी का, इसके लिए मुझे चाहिए, सबसे पहले चाहिए सभी प्रकार के प्रतिबंधों से मुक्ति, सारे रिस्ट्रिक्शन से मुक्ति। मुझे प्रयोग करने की, अपनी कैपेसिटी को इस्तेमाल करने की, यूज करने की के लिए मुझे फ्रीडम चाहिए। तो इन दोनों के लिए मुझे क्या चाहिए? फ्रीडम। फ्रीडम टू यूज माई कैपेसिटी। हर तरह के प्रतिबंध हटा लिए जाएं, तो क्या होगा? ध्यान से समझो। जब मेरे अंदर कोई कैपेबिलिटी होती है ना,
तो उसी अकॉर्डिंग मेरा इंटरेस्ट भी होता है। सचिन तेंदुलकर है क्योंकि उसके अंदर उस तरह से क्रिकेट खेलने की कैपेबिलिटी थी। तो हो सकता है 5-7 साल 8 साल की एज में उसने बैट उठा लिया हो, क्योंकि उसके अंदर कैपेसिटी थी। तो कैपेबिलिटी के साथ हमारे अंदर उस पर्टिकुलर चीज को लेकर क्या हो जाता है, इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। अगर समाज उसमें या लोग या राज्य उसमें हस्तक्षेप ना करें, इंटरफेयर ना करें, तो उस कैपेबिलिटी को मेरे अंदर वो ग्रो होगी, क्योंकि इंटरेस्ट है मुझे, तो मेरे अंदर वो ग्रो होगी धीरे धीरे, और मैं अपने फुल पोटेंशियलिटी को यूज कर पाऊंगा। अब मैं उसको एग्जांपल लेता हूं हमारे नॉर्थ इंडिया के फादर के तौर पर। मैं मान ली सचिन तेंदुलकर हूं, 7-8 साल की एज है, क्रिकेट बैट मैं लिए घूमता हूं और क्रिकेट खेलना मेरा, क्योंकि मेरे अंदर कुछ कैपेसिटी है तो मेरे अंदर इंटरेस्ट है। पर जो टिपिकल फादर हैं खास तौर पे हमारे नॉर्दर्न इंडिया के, पता चला उसी बैट से पकड़ के दिन भर में 3-4 बार पीट दिया। क्यों पीट दिया? अरे बैट खेलेगा खराब हो जाएगा, पढ़ाई कर। अब उसकी कैपेबिलिटी क्रिकेट खेलने की है, बट अब रिस्ट्रिक्शंस लग गया है, पढ़। खूब दिन भर में 2-4 बार पीट देते हैं पढ़ाई के लिए, तो अब बेचारा उसने जो कैपेसिटी थी, उसकी कैपेबिलिटी, उसको रोक कर प्रतिबंध लग गया, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लग गया, पढ़ाई करता है। मैं उम्मीद करता हूं, मैं एक एग्जांपल हाइपोथेटिकल बना रहा हूं, कि उसने पीट पिटा के उसको उसके कैपेबिलिटी से दूर किया गया। अब वो पढ़ रहा है और पढ़ लिख कर मान लो अच्छा कर गया, यूपीएससी दिया उसने, आईएएस हो गया। माँ बाप बताएंगे कि देख तू तो बिगड़ता हुआ जा रहा था, बिगड़ने जा रहा था, ये तो हम थे जो तुझे पीट पीट के सही रास्ते पे ले आए। बहुत प्राउड फील करेंगे पेरेंट्स, सोसाइटी भी, सब लोग। बहुत पॉसिबल है कि सचिन तेंदुलकर खुद प्राउड फील करे कि हाँ यार, कहाँ हम क्या बैट बैट के चक्कर में पड़े थे, आज हम कलेक्टर हैं नोएडा के। और वो हो सकता है कभी इसके बियॉन्ड सोच ही ना पाए। और ऐसे कितने ही लोग आज, एक कलेक्टर और सचिन तेंदुलकर की क्या कोई कंपेयर है क्या? कितने कलेक्टर आते और जाते जिनको कोई जानता नहीं है, और सचिन तेंदुलकर है। मैं एक लेडी हूं, लता मंगेशकर नाम है मेरा, मैं एक अफगानिस्तान या कोई ऐसे इस्लामिक जो बहुत ही कट्टर है वहां पैदा हो गई हूं, गाना गाती हूं, रोज पिटाई हो जाती है गाना गाने पर। और रिस्ट्रिक्शंस, मैं आपको बता रहा हूं रिस्ट्रिक्शंस। और कितने ही जो महान लोग हैं जिनको हम कहते हैं ग्रेट पर्संस, अगर उनको उस समय रिस्ट्रिक्ट किया जाता और उनको बढ़ने ना दिया जाता, तो दुनिया इतनी सारे कलरफुल में नहीं होती। बोलो, बात समझ में आ रही है? बोलो बोलो। जी सर। तो अगर मुझे रिस्ट्रिक्शंस फ्री कर दिया जाए, मुझे बाधाओं से मुक्त कर दिया जाए, तो मेरे अंदर कुछ कैपेबिलिटीज हैं, हर किसी में होती हैं, बट क्योंकि एक खास पैटर्न को ही सही पैटर्न माना जाता है, जबकि हो सकता है वही बात मैं एक मछली को उड़ना सिखाऊं। कैसे सिखा पाऊंगा? और अगर मैं कोशिश करता हूं तो एक्चुअल में अपने टाइम और एनर्जी को मैं खराब करूंगा, क्योंकि उसके अंदर वो वाली कैपेबिलिटी ही नहीं है। हाँ, अगर हम मछली को लेजिस फेयर, यानी कि कोई हस्तक्षेप ना करते, तो जो कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही उसका इंटरेस्ट पैदा होता और वो उस फील्ड में या उस जगह पर वो अपना एक्सेल कर पाती है, और वो करना बहुत सहज होता, बहुत आराम से हो जाता। उसमें उसको कोई आ, अपने आप को चेंज करने की जरूरत नहीं होती। ये है थ्योरी जिसके अंदर ये कहा जा रहा है, इन सब का कोर है फिलॉसफी का, लिबरलिज्म की फिलॉसफी का, वो मैंने क्या बताया, पजेसिव इंडिविजुअलिज्म।
मतलब सारी जितनी कैपेसिटी, 2 ही कैपेसिटी है, उन कैपेसिटी से जो भी उगे वो मेरा है। स्टेट कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगाए, स्टेट टैक्स लगा के वो मेरा पैसा छीन ना ले। मैं टैक्स क्यों दूं? मेरे टैक्स से झारखंड में रोड बनना है, मुझे क्या लेना देना? अगर लेजिस्फेयर के ढंग से काम करना है तो ये होगा कि रोड बनाओ और वहीं पर टोल टैक्स लगाओ, जो यूजर है वो टैक्स देगा। टोल टैक्स लगाएं आप, यूजर से, जो यूज कर रहा है, गाड़ी से आ रहा है, आप लगाएं उसमें और उससे उसका टैक्स लें। मेरे टैक्स से चेन्नई में कोई अगर बिल्डिंग बन रही है, कोई रोड बन रहा है, स्कूल बन रहा है, अस्पताल बन रहा है, इससे मेरा क्या फायदा? क्योंकि ये पैसा तो मेरा था, मैंने इसको अर्न किया था, मेरी प्राइवेट ओनरशिप है। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि आपका एक टैक्स लेंगे हम, उससे हम एक सेना रखेंगे, वो कॉमन के लिए है, वो कॉमन गुड्स है। कॉमन गुड्स तो समझ में आता है, स्पेस प्रोग्राम आप चला रहे हैं वो कॉमन गुड के लिए है। बट आप मेरे पैसे का, जिसका ओनरशिप मेरी है, उसको मेरे लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे आप झारखंड में कर रहे हैं, तमिलनाडु में कर रहे हैं, आप केरल में कर रहे हैं, आप कश्मीर में कर रहे हैं, आप कहीं और कर रहे हैं। ये मेरे प्राइवेट ओनरशिप के खिलाफ है। मेरे ऊपर वो इस्तेमाल हो रहा है। जैसे मैंने कहा, कुछ कॉमन गुड्स हो सकते हैं, आर्मी रखना है, कॉमन गुड है, उसमें मेरे टैक्स का इस्तेमाल हो रहा है, उसके लिए टैक्स लिया जा रहा है, वो समझ में आती है बात। स्पेस प्रोग्राम है, समझ में आती है बात। बट जब मैंने बताया झारखंड के रोड बनाने में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप मेरी प्रॉपर्टी का, जो मैंने अर्न किया, इस पे पूरा अधिकार मेरा है, वो आप लेजिस्फेयर के खिलाफ कर रहे हैं। क्योंकि दुनिया में जितनी भी संपत्ति है, जितना भी वेल्थ है, वो स्टेट ने पैदा नहीं किया, वो इंडिविजुअल ने पैदा किया है। तो संपत्ति जब एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति पैदा करता है, तो अगर वो अपनी संपत्ति पैदा कर सकता है तो अपना कल्याण भी खोज सकता है कि क्या होगा मेरा वेलफेयर। वो आपको करने की जरूरत नहीं है, स्टेट को करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप एक मिनिमम टैक्स लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें कॉमन गुड्स के लिए होती हैं, जो मैंने अभी बताया आपको। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, पुलिस रखनी है, वो सबके लिए जरूरी है। तो आप बहुत ही मिनिमम टैक्स लेंगे, क्योंकि वेल्थ, तो राइट टू प्रॉपर्टी होगी वहां पर जहां पर होगा लिबरलिज्म। क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कभी इस तरह की बात रही है कि राइट टू प्रॉपर्टी हो? यस सर, यस। तो राइट टू प्रॉपर्टी लिबरलिज्म का ही एक एक्सप्रेशन है। क्यों? प्राइवेट ओनरशिप, जो मेरी कैपेसिटी से, मेरी कैपेबिलिटी से पैदा हुआ है, वो मेरा है। आप वेलफेयर के नाम पर मुझे छीन लें, और झारखंड जो कभी मैं देखा ही नहीं, मैंने पता भी नहीं, वहां आप कर रहे हैं। उसकी जगह आपको चाहिए कि यूजर के बेस पे टैक्स लगाएं, जैसा कि अब हो रहा है। आपने देखा कि आपको यहां से आगरा जाना है, तो कई रास्ते हैं। एक रास्ता है जिसमें आप टैक्स भरते, आप यूजर टैक्स यानी टोल टैक्स देते हैं, उस यूजर टैक्स देकर आप उस रास्ते का इस्तेमाल करें। बट वो बनाने के लिए, वो 40,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट बना नोएडा से आगरा का, उसमें एक बिहार के आदमी के लिए या तमिलनाडु के आदमी का टैक्स, वो टैक्स क्यों देगा? वो शायद कभी आए ही ना, इस पे जरूरत ही ना पड़े, और आएगा तो टैक्स दे देगा वो, टोल टैक्स जो है। तो उससे आप टैक्स इस नाम से लेंगे, तो आप क्या करेंगे? हाई टैक्स जोन में रखेंगे सोसाइटी को। हाई टैक्स जोन में रखेंगे तो वो और क्रिएशन नहीं कर पाएगा, उसके अंदर प्रेरणा घट जाएगी उसका, कि यार मैं 100 रुपए कमा रहा हूँ, 60-70 रुपए तो तुम ले लेते हो टैक्स में, तो मैं कमाऊं ही क्यों इतना? मैं कम कमाऊंगा, मैं कम कमाऊंगा तो कम टैक्स दूंगा, कम कमाने का सुख है मेरे पास, पैसे तो उतना ही बचने हैं मुझे। तो वो सोसाइटी प्रोग्रेस नहीं कर सकती अकॉर्डिंग टू दिस फिलॉसफी, अकॉर्डिंग टू लिबरलिज्म। तो 2-3 बातें मैंने आपको बताई। पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म, मैं पजेस करता हूं अपनी कुछ कैपेसिटीज को, उससे उठने वाले, उगने वाले सारे राइट्स मेरे हैं, और आपका काम एज ए स्टेट, एज ए सोसाइटी, रिस्ट्रिक्शंस कम से कम रखे, ताकि मैं अपने इंडिविजुअल, मेरे अंदर एक कैपेसिटी है टीचिंग की, अब टीचिंग की कैपेसिटी है, आप बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दें, उसकी जगह क्या हो, मेरा कल्याण इसमें है
मेरा वेलफेयर इसमें है कि आप मेरी इस टीचिंग कैपेबिलिटी को डेवलप होने दें, मौका दें डेवलप होने का, क्योंकि मेरा इसमें इंटरेस्ट भी है। मैं सोसाइटी को एक बेटर अपना योगदान दूंगा एज ए टीचर। लता मंगेशकर की क्षमता गाना गाने में है, तो लता मंगेशकर को फ्रीडम मिलनी चाहिए कि वो गाए। अब वो इंडिविजुअल फ्रीडम जो है वो अलग अलग नाम से आप छीन नहीं सकते। तुम लड़की हो नहीं गा सकती, तुम ये हो नहीं गा सकती, तुम वो हो, फलाना ढिकना जो भी है। रिस्ट्रिक्शंस का हट जाना लिबरलिज्म है। जब तक मुझे मेरे फ्री विल का मतलब फ्रीडम ऑफ चॉइस, जब तक मुझे फ्री विल का या फ्रीडम ऑफ चॉइस की फ्रीडम नहीं मिलेगी, तब तक मेरा कल्याण संभव नहीं है, तब तक मेरा वेलफेयर पॉसिबल नहीं है। आपका बताया हुआ वेलफेयर मेरे लिए बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि आप वही बात जो मैंने अभी बताई, आप मछली को कह रहे हैं कि अच्छा लाइफ का मतलब होता है उड़ना, जो कि मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है। तो मैं एक तो हमेशा गिल्ट में रहूंगा कि मैं एक अच्छा, जो लाइन खींची गई है, आपने लाइन आइडियल बनाया है, उस लायक में हुई नहीं, और मैं चाह के भी नहीं हो सकता। उस कोशिश में जो मछली की पॉसिबिलिटी थी मेरे अंदर, वो भी मैंने खत्म कर दी। तो मैंने कई बातें आपको बताई। स्टेट का अगर लिबरल स्टेट है तो उसका काम होगा बिल्कुल एम्पायर की तरह, जिसमें, या रेफरी की तरह, जिसमें वो खुद कैपिटल जनरेशन में नहीं लग जाएगा, खुद वो डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं लगेगा, वो फ्री करेगा, वो ओपन करेगा सबके लिए। कोई भी जिसकी कैपेसिटी है कैपिटल जनरेशन की, वो कैपिटल जनरेशन करे। तो ध्यान रखना है, ये आज की क्लास लिबरलिज्म पर है। एक क्लास और लेनी पड़ेगी मुझे, जिसमें मैं उसको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और बाकी चीजों से जोड़ूंगा नेक्स्ट संडे को में भी। तो इसमें हमने पढ़ा जो सबसे सुप्रीम आइडिया है, जो कोर है फिलॉसफी का, लिबरलिज्म फिलॉसफी का, वो है पजेसिव इंडिविजुअलिज्म। पजेसिव इंडिविजुअलिज्म में शामिल है मेरी कैपेसिटी और उससे उत्पन्न किया हुआ, उससे क्रिएट किया हुआ मेरा वेल्थ, जिसकी फुल ओनरशिप मेरी है। और ये ओनरशिप रहेगी तो मैं और काम करूंगा, और मैं काम करूंगा तो मैं जिस जिस फील्ड में काम कर रहा हूं उस फील्ड में पेन कम होगा, प्लेजर बढ़ेगा। मुझे अगर मेडिसिन पे काम करना अच्छा लगता है, केमिकल कंपोजिशंस पर काम करना अच्छा लगता है, तो आखिरकार ये मैं इंडिविजुअल के बेस पे कर रहा हूं, बट आएगी तो सोसाइटी में ही। तो कल को अगर मैंने कोई एक इनोवेट कर दिया, कोई कैंसर ड्रग्स बना दिए मैंने, तो कैंसर नामक जो पेन था सोसाइटी का, वो प्लेजर में, कैंसर ना होने में या कैंसर ठीक हो जाने में कन्वर्ट हो गया। बट मैं तब कर पाऊंगा ये जब मेरी कैपेसिटी को मुझे करने दिया जाए, और वो इसी को बोलेंगे हम लिबर्टी या लिबरलिज्म। बोलो, कोई बात समझ में ना आई हो तो फटाक से पूछो। तो हमने पढ़ा व्हाट इज लिबरलिज्म, बता पाओगे? बोलो जल्दी से। यस सर। जी सर। और इसी बेस पर पूरा एक स्टेट बनाया गया, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसमें गणेश जी की या हनुमान की या जीसस की या किसी और की मूर्ति नहीं लगाई गई, उसका फेथ बेस सोसाइटी नहीं बनाई गई। ये किस चीज की स्टैचू है? आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है ना? स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी। दूसरा आपको ध्यान रखना है, लिबर्टी किन क्वेश्चंस, लिबरलिज्म किन क्वेश्चंस को खोजता है, किन का आंसर देता है। तो मैंने बताया इसका सेंटर में कौन है, मैंने कहा इसके सेंटर में ह्यूमन है, इंडिविजुअल है, जो पहले कभी नहीं था, किसी फिलॉसफी में नहीं था बिफोर रेनेसा। और कहा कि इंडिविजुअल्स के राइट्स होते हैं, उसका कल्याण, उसका वेलफेयर होता है, और उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, उसके लिए खुद वो कैपेबल भी है, बस आपको वो रिस्ट्रिक्शंस हटा देने हैं। दूसरा आप देखें, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, कोई भी पढ़े, रोनाल्ड रेगन का।
बोलो। Man is not free unless government is limited. गवर्नमेंट को लिमिटेड बनाना होगा, जिसको मैंने एक लैंग्वेज में कहा वीक गवर्नमेंट। वीक गवर्नमेंट का मतलब जो राइट्स ना खा जाए, इंडिविजुअल के राइट्स ना खा जाए, क्योंकि स्टेट का नेचर है कि वो पावरफुल हो, हर किसी का नेचर है पावरफुल हो। मैंने आपको क्लास में अभी हाल में ही बताया, पावर एक्सरसाइज ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। हर मनुष्य दूसरे मनुष्य को के ऊपर पावर एक्सरसाइज करता है जब तक कि वो इनलाइटेड ही ना हो, समझदार ही ना हो जाए। पावर एक्सरसाइज का मतलब आपको मैं अपने अंडर में, अपने पावर में लेकर आऊं, आप मेरे अंडर पावर हूं। ये एक ह्यूमन करेक्टर, नेचुरल करेक्टर है। इससे ऊपर उठ जाना इनलाइटमेंट है, पर जा तो लोग उसी में जिएंगे। पिता का बेटे पर जो एक्सरसाइज है उसको हम पॉलिटिकल, अगर हम एक लाइन में बहुत ही क्रूड ढंग से समझें तो वो पावर एक्सरसाइज है। पत्नी का पति पर, पति का पत्नी पर, टीचर का स्टूडेंट्स पर, सोसाइटी का इंडिविजुअल पर, सो ऑन। पावर एक्सरसाइज हर कोई अलग अलग ढंग से इसी को कर रहा है। कई बार ये मसल्स पावर से किया जाता है, कई बार इमोशनल ढंग से किया जाता है, तरीके अलग अलग हैं, बट एक्चुअल में हेजेमोनी क्रिएट करना अपॉन अदर्स इज ए नेचुरल फिनोमेना। इसको समझने की रिक्वायरमेंट है, और ये तब हो पाए अगर हम स्टेट के तौर पे देखें, क्योंकि स्टेट बहुत पावरफुल होता है, उसको लिमिटेड करने की जरूरत है, तब होगा फ्री। जब वो फ्री होगा तो उसके अंदर अपनी जो उसकी नेचुरल कैपेबिलिटी है। इसी को और पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन में देवी माना गया फ्रीडम, लिबर्टी को। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का फोटोग्राफ है जिसमें जो लिबर्टी की देवी हैं वो चारों तरफ छाई हुई हैं, और जो लोग लड़ रहे हैं इसी को पाने के लिए या इसी को खुश करने के लिए लड़ रहे हैं। मतलब सुप्रीम आइडिया जो था वो लिबर्टी था। डिफरेंट लिबर्टीज के क्लास हैं जिसको हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, और बाकी मैंने बातें आपको बताई ही। तो आज की क्लास इतनी ही है, जिसमें मैंने आपको व्हाट इज लिबरलिज्म, हिस्ट्री और बैकग्राउंड ऑफ लिबरलिज्म, और फिलोसफिकल बेस ऑफ लिबरलिज्म आपको बताया। रिकॉर्डिंग मैं ऑफ कर रहा हूं, रिकॉर्डिंग ऑफ हो गया है।